Good morning to all students of Motion Education Private Limited. My name is Gaurav Singh Jhala, Faculty Social Science, Motion Education Private Limited. और आज हम हमारे क्रैश कोर्स के सीक्वेंस में जो चैप्टर लेने जा रहे हैं, बहुत ही ईजी चैप्टर है, बहुत ही स्टैटिस्टिक्स वाला चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है। उसका नाम है लाइफ लाइन्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो जो ये लाइफ लाइन्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी चैप्टर है, इसमें लाइफ लाइन क्या है और इंडियन इकोनॉमी से कैसे जुड़ा हुआ है। अब इकोनॉमी, जैसे कि हम पूरे सोशल साइंस में देखते आ रहे हैं, हर जगह हमने ये चीज़ देखी है, इकोनॉमी एक वो चीज़ है जिससे हम किसी भी कंट्री के ग्रोथ को इवैल्यूएट करते हैं। औद्योगिक विकास हम बोल सकते हैं, आर्थिक विकास जो हर एक पैरामीटर पे जुड़ा होता है। जो ये लोग कहते हैं या जो ये टीचर्स अगर ऐसा कोई बोलता है या कोई भी ऐसा व्यक्ति ये चीज़ बोलता है कि विकास या ग्रोथ या इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसी एक पैरामीटर पे डिपेंड करता है बहुत ज़्यादा, तो वो सही नहीं है। हमने कुछ चीज़ें बात की थी कि किसी भी कंट्री में जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही, चाहे एक छोटा किसान एक अपने खेत में अगर एक पैदावार कर रहा है गेहूं की, या एक बड़ा किसान बहुत ज़्यादा पैदावार कर रहा है, या एक चमड़े का काम करने वाला व्यक्ति शूज़ बना रहा है अपने हाथों से, या एक शूज़ बनाने वाली बड़ी कंपनी मेगा क्वांटिटी में शूज़ बना रही है, एक ऑटोमोबाइल कंपनी कार बना रही है, उस कार के लिए टायर्स, सीट कवर्स, सीट्स जो हैं वो अलग जगह बन रही हैं। यानी कि एक छोटी से छोटी इकोनॉमिक एक्टिविटी से लेकर बड़ी से बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी पूरे कंट्री में कहीं पर भी हो रही है, वो पूरे कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर उसका योगदान है, उसका रोल है। ठीक है, अब अगर हम बात कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की, जो लास्ट चैप्टर में बात की थी, हमने देखा कि उत्पादन या प्रोडक्शन अलग अलग लेवल्स पे होता है हर जगह पर। अपने आसपास आप जितनी चीजें देखोगे, किसी भी ऑब्जेक्ट को, एक साइकिल चल रही है, उस साइकिल के अंदर जो पहिया है, जो व्हील है, उसका जो मटेरियल है रबड़ है, चाहे उसके स्पोक्स के जो व्हील है जो एल्यूमिनियम है या स्टील है, हर एक छोटी से छोटी चीज जो कंबाइंड कंसोलिडेटेडली बनी है, उसके अंदर डिफरेंट मटेरियल्स हो सकते हैं और वो सभी मटेरियल अलग अलग इंडस्ट्रीज से आए हुए हो सकते हैं। अब जब ये प्रोडक्शन हो रहा है दुनिया भर में या भारत के अंदर अलग अलग जगहों पर, इन्हें आपस में कम्युनिकेट कैसे किया जा रहा है, इन्हें असेंबल कैसे किया जा रहा है, एक जगह पर कैसे लाया जा रहा है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम तभी तो चला पाएंगे जब हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन का बेटर एक अरेंजमेंट होगा। ठीक है, तो बहुत आसान सी बात है कि पूरे दुनिया में, भारत की बात ना करें, पूरे दुनिया में जो आप देख रहे हो कि मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, एमएनसीज, या आप जो देख रहे हो कि मल्टीनेशनल ट्रेड, इंटरनल बात करें या एक्सटर्नल बात करें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बात करें, दुनिया में ग्रोथ तभी हुई जब व्यापार एक देश से दूसरे देश पहुंचने लगा। और एक देश दूसरे देश से पहुंचने तक जो है, हम ये बात पढ़ते आए हैं कि चाइना के साथ हमारे व्यापार थे, हमारे व्यापार यूरोप के साथ थे, मिडिल ईस्ट कंट्रीज जो हैं, ईरान, इराक, सीरिया, टर्की, वहां से थे। कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन एक ऐसा चीज है जिससे डेवलपमेंट होता है। जब किसी एक दूर सुदूर प्रदेश में बिकने वाली चीज हमारे देश में अवेलेबल होने लगती है और हमारे देश के मसाले यूरोप में अवेलेबल होने लगते हैं, तो व्यापार बढ़ता है, ट्रेड बढ़ता है। उसके लिए क्या जरूरी है? पाथ, रूट, ट्रेड। ट्रेड के लिए रूट जरूरी है। पहले लोग पैदल अपना सामान बेचा करते थे। कुछ रूट्स, एंशिएंट रूट्स के नाम से आप सुनते हो, सिल्क रूट आप पढ़ते हो, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान होते हुए यूरोप तक पहुंचा। फिर आप पढ़ते हो सी रूट, वास्को डी गामा ने डेवलप किए, नेविगेशंस डेवलप हुए, पुर्तगाली और स्पेनिश जो ट्रैवलर्स थे, जो नाव के साथ अपने निकल पड़े पूरी दुनिया के अंदर, उन्होंने सी रूट्स डेवलप किए। आज ये सी रूट्स दुनिया भर के देशों को आपस में जोड़े हुए हैं। दुनिया भर के देशों में जो आपस में एक इंटरचेंज हो रहा है व्यापार का, उससे जुड़े हुए। उसी प्रकार भारत में भी जो इकोनॉमिक बूम, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को एक जगह से दूसरी जगह जोड़ता है, वो है हमारे मुख्य ट्रांसपोर्टेशन पैटर्न। बहुत कॉमन ट्रांसपोर्टेशन पैटर्न आप देखते हो, रेलवेज और रोडवेज। जब आप किसी रेलवे स्टेशन पर खड़े हो तो आप देखते हो कि एक ट्रेन निकलती है, एक फ्राइट ट्रेन निकलती है, गुड्स कैरियर जिसको हम बोलते हैं। उसमें बहुत सारे कंटेनर्स होते हैं जिसमें कोयला होता है, अगर पैक्ड है। अगर ओपन है तो अलग अलग आइटम, सीमेंट वो ले जा रही है। अगर आप पेट्रोलियम देखोगे तो तेल को भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर रही है। यानी रेलवेज वो माध्यम है जो कि देश के हर एक सुदूर हिस्से को जोड़ता है और क्वांटिटी में लेके जाता है, और टाइम जो है वो शॉर्ट लगता है, क्योंकि रेलवेज का जो एक कम्युनिकेशन का वे है वो फास्ट होता है, स्पीड जो है वो फास्ट होती है। ठीक है, वहीं अगर रोडवेज की बात करें, यानी सड़क यातायात की बात करें, तो गांव से लेकर, शहर से लेकर ढाणी, छोटे कस्बे तक लेकर आपको रोड मिल जाएगा, पगडंडियां मिल जाएगी, कच्ची पक्की सड़क मिल जाएगी, सीसी रोड मिल जाएंगे, आपको हाईवेज मिल जाएंगे। यानी एक छोटे से छोटे एरिया से, एक अगर कपड़े का काम करने वाला, अगर एक छपाई करने वाला व्यक्ति है, वो किसी गांव में, सुदूर गांव में छपाई का कारोबार है, पुश्तैनी कारोबार है,
वहाँ से साड़ियाँ बनाकर जो ला रहे हैं हाथ से, वो अपनी मोटर गाड़ी में या पुराने समय में बैलगाड़ी में से लाकर बड़े शहर भेजते थे। यानी रोडवेज किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी को, ऐसा तो है नहीं ना कि कोई लोग एक ही कुछ पर्सन है या जो देर आर नंबर ऑफ पीपल हु आर सिटिंग इन अ सिटी एंड दे आर जनरेटिंग देयर इकोनॉमिक एक्टिविटीज, दे आर ट्रेडिंग देमसेल्फ एंड दे आर नॉट गोइंग आउटसाइड देयर सिटी। ऐसा तो है नहीं कि कोई सिटी पूरी तरीके से सेल्फ डिपेंड हो, वहां आपस में बाहर कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो, क्लोज्ड इकोनॉमी है, वो अपने अपने में आपस में व्यापार करते हैं, ट्रेड करते हैं, ठीक है। उसके अलावा जब एक देश से दूसरे देश जो हमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जब सामान भेजना होता है तो हम वाटरवेज यूज़ करते हैं, कंटेनर्स, क्वांटिटी, मालवाहक जहाज जो होते हैं, एक देश से, भारत से जापान जाएगा या जापान से बनी हुई कार्स जो है वो इंडिया में इंपोर्ट होकर आ रही हैं, या यहाँ के हब से जो है स्टील जो है हम भेज रहे हैं विशाखापट्टनम के पोर्ट से जापान को। तो इतना इकोनॉमिक एक्टिविटी को बूम करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, फैलाने के लिए सभी मोड ऑफ कम्युनिकेशन जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब क्वेश्चन कहाँ से आता है? सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि मेजॉरिटी के अंदर जो आपके मोड्स ऑफ कम्युनिकेशंस हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो मोड ऑफ कम्युनिकेशन में एक बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट अगर हम पढ़ें तो वो सिंपल कॉन्सेप्ट यही है कि लैंड एक्सेसिबिलिटी क्या होती है, जमीन पर बनने वाले यातायात के साधन, रोडवेज, रेलवेज और पाइपलाइंस, तीनों का यूटिलाइजेशन क्या है वो हम बात करेंगे, ठीक है। देन वाटरवेज, वाटरवेज में इनलैंड यानी एक कंट्री के अंदर अगर ऐसी रिवर्स हैं जो फ्लैट एरियाज में बहती हैं, लंबी हैं, वाटर अवेलेबिलिटी 12 महीने रहती है, तो छोटे मालवाहक जहाज उसमें चलाकर डिस्टेंस को कम कर दिया जाता है, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन कम कर दिया जाता है। जैसे बनारस से आप जो गंगा नदी है उसमें इलाहाबाद, बनारस और कानपुर से आप अगर नेविगेट कर सकते हो तो वो एक वाटरवे अंदर है। आप गोवा में देखोगे, केरला में देखोगे, शिप्स के थ्रू छोटे छोटे जो छोटी छोटी नाव होती हैं, उन नावों के थ्रू छोटा मोटा लोग जो कैरेज है या छोटे मोटे जो आसपास में गोवा के अंदर आप देखोगे जो जुआरी रिवर है उसमें एक जगह से दूसरी जगह तक पंजिम से वास्को सिटी लोग चले जाते हैं, छोटे मोटे अपनी गाड़ी, अपने बाइक, अपनी कार भी उस नाव में चढ़ा देते हैं। तो छोटा छोटा इनलैंड यानी सिटी के कंट्री के अंदर जो होता है। ओवरसीज बड़े बड़े मालवाहक जहाज जिनसे कंटेनर्स की सहायता से हम बहुत बड़ी क्वांटिटी में एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक शिप्स को सेल करते हैं बाय द ओशन, वो उसमें जाता है। उसके बाद एयर में डोमेस्टिक जैसे कि जयपुर एयरपोर्ट से हैदराबाद और इंटरनेशनल जैसे जयपुर से दुबई। तो ये मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन है। अब हम देखेंगे कौन से मोड ऑफ कम्युनिकेशन का क्या डेवलपमेंट इंडिया में है और इनको बनाने वाली अथॉरिटी कौन है, प्लस इनकी इंपॉर्टेंस क्या है या कौन सा मोड ऑफ कम्युनिकेशन ज्यादा बेटर है। क्लियर? चैप्टर कॉमन है, यानी अगर मैं बात करूं कि एनटीएससी स्टेज 1 के लिए तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, स्टेज 2 में भी क्वेश्चन आते हैं और बोर्ड में भी क्वेश्चन आते हैं। अब समझते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सबसे पहले रोडवेज के लिए। कुछ स्पेसिफिक डेटाबेस है जो मैं बताना चाहूंगा, जो फैक्ट्स हैं। ये फैक्ट्स इंपॉर्टेंट क्यों हो जाते हैं? ये फैक्ट्स इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हम इस मैप को ध्यान से देखेंगे। मैप में एक स्पेशलिटी हम यहाँ पर 3 चीजों को देखेंगे। एक तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, एक साउथ वेस्ट नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, एक ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। यानी इंडिया के अंदर 3 ऐसे सुपर हाईवेज बनाए गए हैं। सुपर हाईवेज मतलब जो बिल्ड क्वालिटी में बहुत अच्छे हो, जिनके ऊपर कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो, जो सभी बड़े टाउन्स को जोड़ते हो और जिसपे हाईवे पे जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा होती है, ताकि ट्रांसपोर्टेशन जो इकोनॉमिक प्रोड्यूस है उसको एक शहर से, एक राज्य से दूसरे राज्य बहुत तेजी से लेके जाया जाए, ठीक है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, सबसे पहले इसको समझते हैं क्या है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। मतलब एक स्वर्णिम चतुर्भुज, इसको क्या बोला जाता है? स्वर्णिम चतुर्भुज। ये एक ऐसा हाईवे है 6 लेन जो बनाया गया है दिल्ली से, यानी दिल्ली से स्टार्ट होकर ये जाता है मुंबई, जो ये रेड लाइन आप इसमें देख रहे हो, मुंबई से ये जाता है चेन्नई और चेन्नई से ये जाता है कोलकाता। यानी कि ये जो क्वाड्रिलेटरल आप देख रहे हो, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, ये इंडिया की 4 बड़े इकोनॉमिक सिटीज, कैपिटल सिटी और जो आपकी चेन्नई जो है, जो एक और हमारी बिग पोर्ट सिटी है, चारों मुख्य शहरों को जोड़ता है। और इस गोल्डन क्वाड्रिलेटरल पे जब आप चलते हो तो आप इन चारों शहरों को एक साथ छू सकते हो और बहुत तेजी से इन चारों पर जा सकते हो। तो क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है ये? जितने भी मालवाहक प्रोडक्टिविटीज हैं, जितने भी गुड्स प्रोडक्ट्स हो रहे हैं, चाहे दिल्ली से आप बात करो, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा से महाराष्ट्र, देन गोवा, कर्नाटका से चेन्नई, वो पूरे चारों बड़े शहरों पर तेजी से पहुंचाए जा सकते हैं। क्वेश्चन आता है कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का लिंक क्या है, किन शहरों को होके जाता है? तो दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता, चारों मुख्य शहरों को जोड़ता है। और ये सुपर हाईवेज यानी 6 लेन सुपर हाईवेज की कैटेगरी में जाता है ये, ठीक है। यानी 3 लेन इधर, देन फिर 3 लेन। अब स्ट्रेटेजी इंपॉर्टेंस है, भारत के नॉर्दर्न हिस्से को भारत के सदर्न पोर्शन से जोड़ा गया है
नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। पहले नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो है वो दिल्ली से ही काउंट किया जाता था, अब श्रीनगर का NH1A को जोड़ दिया गया है इसमें, और श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक, यानी ये जो आप देख रहे हो NH1 नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, यानी भारत के सुदूर उत्तरी हिस्से को सुदूर पश्चिमी सुदूर दक्षिणी हिस्से से जोड़ा गया है, ये नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। ठीक है, अब आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन में कि नॉर्थ साउथ कॉरिडोर का एक्सटेंशन क्या है, यानी कहां से शुरू हो रहा है। तो नॉर्थ जो आपका है वो श्रीनगर से स्टार्ट हो रहा है और खत्म कहां हो रहा है, कन्याकुमारी। पहले जो हमारा सबसे बड़ा हाईवे था इंडिया का वो था NH7 वाराणसी से कन्याकुमारी, और ये वाराणसी से जो कन्याकुमारी है ये सबसे बड़ा हाईवे हुआ करता था। बाद में इसी हाईवे को कंक्लूड जो है बड़ा किया गया है, हाईवे NH1 को जोड़ा गया, और NH44 अब सबसे बड़ा हाईवे हो चुका है जो श्रीनगर से कन्याकुमारी है, और यही NH44 है जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है। इसी तरीके से भारत के ईस्टर्न सेक्शन को सिलचर असम में, सिलचर कहां है, असम में, ये क्वेश्चन आता है, सिलचर असम में, सिलचर को जोड़ा गया है गुवाहाटी, वेस्ट बंगाल, बिहार, यूपी होते हुए और पोरबंदर तक। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि नॉर्थ जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है उसका एक्सटेंशन क्या है, तो असम में सिलचर से पोरबंदर गुजरात में। ठीक है, अब आप इसको यहां देखोगे तो जो चारों मुख्य कोनों को जोड़ना है भारत के स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट, और तेजी से इस पे मालवाहक गुड्स या इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ट्रक्स या लोडिंग वाहन जो है वो तेजी से जा सकते हैं, यानी एक राज्य का उत्पादन का जो पूरा मैन्युफैक्चरिंग जो कॉस्ट है, जो मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोड्यूस है, वो सारा दूसरे राज्यों तक जल्दी से पहुंच सकता है। भाई जैसे कॉफी है, चाय है, चाय हमें असम से मिलती है बहुत ज़्यादा, तो असम से पूरे राज्यों में फैलानी है तो रोडवेज के माध्यम से, रेलवेज के माध्यम से फैला जाएगा, बहुत कॉमन है। ठीक है, तो अब अगर आपको यहां पर देखना है तो आप इसमें देख सकते हो कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो सुपर हाईवेज की कैटेगरी में जाएंगे तीनों, मोर देन 6 लेन्स। ठीक है, क्वेश्चन आता है कहां से है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई। ठीक है, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर ये स्टार्ट होता है श्रीनगर से और कन्याकुमारी पे खत्म होता है सदर्न एरिया में। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, ठीक है, दक्षिण पश्चिम जो गलियारा है, इसको ऐसे ये बोलते हैं हिंदी में, दक्षिण पश्चिम गलियारा, सिलचर असम से शुरू होकर पोरबंदर में जाता है। अब क्वेश्चन क्या आता है, कई बार आपको स्टार्टिंग नोट्स दे दिया जाएगा, यानी कि ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का क्या एक्सटेंशन है और नॉर्थ साउथ का क्या एक्सटेंशन है। इन तीनों हाईवेज को मेंटेन करता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर NHAI तो बाकी हाईवेज भी तो मेंटेन करता है, क्योंकि हम देखते हैं कि जब हम ट्रैवल करते हैं हाईवेज पे तो बोर्ड लगा होता है NHAI। बेसिकली NHAI एक स्टेटरी बॉडी है। स्टेटरी बॉडी मतलब क्या होता है, जो वैधानिक तरीके से बनाई गई, कानून पास करके NHAI को बनाया गया है। माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन है हमारे नेशनल हाईवेज। 1996 में ये बॉडी बनाई गई थी NHAI, जिसको पूर्णतया इंडिपेंडेंट रखा गया था, यानी भारत में जितने भी हाईवेज बनेंगे इस बॉडी के अंदर चलने वाला वर्क कभी भी चेंज नहीं होगा गवर्नमेंट के बदलने से, ताकि जो देश का विकास है, जो रोडवेज के साथ जो प्रगति है, वो कभी ना चेंज हो। इसीलिए आप देखते हो कि जितने हाईवेज आप देख रहे हो, फर्स्ट जो हमारा एक्सप्रेसवे था अहमदाबाद से बॉम्बे से पुणे, वो पहला एक्सप्रेसवे था। एक्सप्रेसवे मतलब जिसपे 100 से 120 किलोमीटर स्पीड पे जो है व्हीकल्स चलते हैं। देन दूसरा एक्सप्रेसवे था अहमदाबाद से वडोदरा 6 लेन, और NHAI को बॉडी बनाया गया जो इंडिपेंडेंट है अपने वर्क के लिए। क्लियर? तो अब देखते हैं दूसरा सेक्शन। अब नेशनल हाईवेज, अब क्योंकि 3 तो सुपर हाईवेज हैं ही सही, उसके अलावा जो हमारे नेशनल हाईवेज हैं जो बहुत सारे स्टेट्स में से निकलते हैं, बहुत सारे राज्यों में से निकलते हैं, सिटीज में से निकलते हैं, ये नेशनल हाईवेज क्या होते हैं? बेसिकली नेशनल हाईवेज आपको हर जगह देखने को मिलेंगे। नेशनल हाईवेज जो हैं ये स्टेट्स को जोड़ते हैं, स्टेट्स की कैपिटल्स को जोड़ते हैं, और इन्हें मेंटेन करने का काम है सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डेवलपमेंट का। इसको बोलते हैं CPWD। अब CPWD कंफ्यूजन यही हो गया ना सर, कि आप बोल रहे हो कि NHAI बनाता है, फिर आप बोल रहे हो मेंटेन CPWD करता है। अब बेसिकली क्या है, जो सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डेवलपमेंट है, इसका वर्क है मेंटेनेंस का। कंस्ट्रक्ट करने के बाद प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, फिजिबिलिटी, मॉनिटरिंग, कहां से बनेगा, ये सारा प्लान जो है, ये सारा स्कीमा जो है वो NHAI बनाकर देती है। उसके बाद जो डेवलपमेंट है, जो मेंटेनेंस है, वो सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डेवलपमेंट करता है। कई बार NCERT की बुक्स खुद ही कंफ्यूज करती हैं, कई बार बोलती है NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी बनाता है, उसके बाद बोलते हैं कि CPWD मेंटेन करता है। अब ये बिल्कुल वैसे ही है, अगर मैंने आपको कोई प्रोजेक्ट बना के दिया, कॉस्ट पैसा खर्च करके दिया, अब उसको मेंटेन करने का काम आपका है। NHAI तो बोर्ड लगाएगा ना, नेशनल हाईवे 7 मेंटेन बाय, रेगुलेटेड बाय NHAI, उसने तो प्लानिंग एग्जीक्यूट करके दे दिया, मेंटेन करने का काम CPWD। इसी तरीके से जब स्टेट गवर्नमेंट में स्टेट हाईवेज आएंगे तो वो सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डेवलपमेंट उसको मेंटेन करता है, यानी स्टेट हाईवेज जो जयपुर से अलग अलग शहरों को, कोटा, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर को जो मेन रोड्स कनेक्टेड है, या बात करो कि बैंगलोर से आप जाओगे तो मैसूर को कनेक्टेड है, कोयम्बटूर को कनेक्टेड है,
या दिल्ली से आप जाओगे तो अंबाला को कनेक्टेड है, चंडीगढ़ को कनेक्टेड है, ठीक है। तो स्टेट पब्लिक, अगर जो हम बात करें किसी भी स्टेट में डेवलपमेंट जो स्टेट हाईवे अथॉरिटी करती है, तो सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डेवलपमेंट, CPWD, पब्लिक वर्क्स मतलब रोडवेज पब्लिक वर्क्स, पब्लिक के एक्सेसिबल के लिए। डिस्ट्रिक्ट रोड्स, अब जैसे मान लीजिए कोई हेडक्वार्टर, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, राजस्थान में 7 हेडक्वार्टर्स हैं, कोटा, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में कुछ सब डिस्ट्रिक्ट लगती हैं। तो डिस्ट्रिक्ट रोड जो होते हैं बेसिकली एक बड़े डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से जो अदर डिस्ट्रिक्ट से उनको लगती है। जैसे जयपुर है तो जयपुर के अंदर आप देखोगे तो नागौर आएगा, तो जयपुर से नागौर को जाने वाली सड़क, ऑल्दो वो मेंटेन किसके थ्रू होगी, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डेवलपमेंट के थ्रू ही होगी, लेकिन डिस्ट्रिक्ट रोड्स कई बार जो म्यूनसिपालिटीज हैं या जो बाउंड्री में शहर बनाती है म्यूनसिपालिटीज, वो शहर की सीमा में होता है, शहर की सीमा के बाहर बनाने का काम जो है वो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी का हो जाता है। तो these roads are connected to district headquarter with places of the district roads, these are maintained by जिला परिषद, ठीक है। और जो लास्ट कैटेगरी के रोड्स होते हैं वो है रूरल रोड, ग्रामीण सड़क योजनाएं। शहर के अंदर किसी भी स्टेट में जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर ऑल वेदर कनेक्टेड रोड बनाई जाती है। पहले हमारे गांव जो हमारे शहर थे उसके अंदर शहरों में अच्छी रोड पाई जाती थी, मेटल रोड जिसको बोलते हैं, डामर की रोड जो देख रहे हो, या CC रोड जिसको आप बोलते हो। लेकिन गांव के अंदर विकास के लिए जो है पक्के रोड होना बहुत जरूरी था। तो वही अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ही यहाँ पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चलाई थी। जैसे आप एक बोर्ड देख रहे हो, एक गांव को ऑल वेदर कनेक्टेड रोड जा रही है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, ये भी नेशनल हाईवे अथॉरिटी के बाद बनाई गई एक बॉडी थी, एक कानून पास करके बनाया गया था कि भारत का हर एक गांव ऑल वेदर कनेक्टेड सिंगल रोड से जुड़ा होगा। उसी के अंदर ये आइकन जो आप देख रहे हो ये उसी का है लोगो, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। यानी हर एक गांव में भी तो कोई ना कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, वहां से भी तो धान, मक्का, गेहूं बन के आ रहा है। वो अगर शहरों तक नहीं पहुंचेगा पैदावार होने के बाद, तो वो शहरों में बिकने के लिए कैसे आएगा, अवेलेबिलिटी कैसे होगी। तो कनेक्टिविटी रोड्स की भी होनी चाहिए, तो रूरल रोड उस कैटेगरी में जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो रोडवेज हैं वो होते हैं मेटल एंड मेटल बेस्ड ऑन देयर कंस्ट्रक्शन। दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज मेटल रोड, जो अच्छी क्वालिटी का हो, फास्ट नेविगेटिंग हो। अनमेटल रोड जो कच्चे पक्की सड़क होती है उनको कहा जाता है, ठीक है। तो ये तो बात थी हमारे रोडवेज की। अब इसके अलावा एक बॉडी और है जो भारत के सभी सीमावर्ती क्षेत्रों को रोड से जोड़ के रखती है, ताकि भारत की जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, ऐसी लोकेशन, हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज है इंडिया के साथ, जो पाकिस्तान है या बांग्लादेश है या देयर इज म्यांमार, तो ऐसी जगहों पर जहां पर एक्सेसिबिलिटी बहुत हार्ड है, उन एक्सेसिबल जगहों के बीच में आपको रोडवेज मेंटेन करने हैं, ताकि आर्मी एक्सेसिबल कर सके, वहां पर आम व्यक्ति जो है उसके जाने की संभावना रहे। अगर हम हमारे सुदूर क्षेत्रों को अगर हाईवे से, ऑल वेदर हाईवे से नहीं जोड़ेंगे, तो बेसिकली हमारे लिए एक्सेसिबिलिटी, जिस तरीके के नेबर्स हमारे आसपास है, चाइना है या पाकिस्तान है, वो हमारे स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के रोड हो जाते हैं। तो इनको कंप्लीट ऑथोरिटी के साथ बनाने का जो वर्क है वो है BRO का, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। जैसे इस एक्चुअल बोर्ड पे भी आप देख रहे हो, BRO रोड्स विशेष योर हैप्पी जर्नी, जो कहाँ का दिखा रहा है, दारचा, मनाली, चंडीगढ़, यानी लेह लद्दाख वाला जो हमारा एरिया है, वो आप देखो कितना ड्रेन एरिया है, वहां तक रोडवेज बनाना, बर्फबारी के बाद बर्फ हटाना, रोड्स को मेंटेन करना, कंस्ट्रक्ट करना, पूरा जो डेवलपमेंट का काम है BRO का। और BRO बेसिकली एक जो बॉडी है, ये अंडर द अथॉरिटी ऑफ मिलिट्री वर्क करती है, यानी रोडवेज को पूरा तरीके से मिलिट्री एक्सेसिबिलिटी के अंदर रखा जाता है, ठीक है। तो क्योंकि इंपॉर्टेंट भी है, ये BRO का लोगो है, ठीक है, जैसा आप देख सकते हो, माउंटेन्स हो या डेजर्ट वाला एरिया हो या म्यांमार के हाई डेंस फॉरेस्ट वाला बॉर्डर एरिया हो, सभी जगह पे रोड एक्सेसिबिलिटी BRO करता है। क्वेश्चन कई बार आया है NTC में, 1960 में इसका फॉर्मेशन वाला, बोर्ड में भी आया हुआ है, ठीक है। जितनी भी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है और इसको मेंटेन करने का काम मिलिट्री अथॉरिटी के अंदर चलता है बेसिकली, तो BRO से जुड़ा हुआ क्वेश्चन हम ध्यान रखेंगे। अब रोडवेज के बेनिफिट क्या है, क्यों हम कहते हैं कि रोडवेज ज्यादा बेटर है। देखो, सबसे पहला एग्जांपल, रोडवेज कैन कंस्ट्रक्ट ऑन एनी ऑफ द टोपोग्राफिकल प्लेटफॉर्म, आइदर इट विल बी अ माउंटेन, आइदर इट विल बी अ ओशन dominated coastal region, either it will be a desert area, either it will be a plateau. रोड कैन कंस्ट्रक्ट इन एनीवेयर, कहीं पर भी रोड बनाया जा सकता है। दूसरा, द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ रोडवेज मे बी हायर बट द कंस्ट्रक्टिंग कॉस्ट ऑफ रोडवेज इज लो। प्लस रोडवेज कैन बी, रोडवेज बेसिकली कैन मॉडिफाइड वेरी इजीली, यानी बहुत आसानी से छोटे रोड को बड़े में बनाया जा सकता है, ठीक है। अगर कोई रोड डिस्ट्रक्ट हो गया हो, टूट गया हो विद एनी नेचुरल कैलेमिटी, या चाहे वो आप इसको बात करें कि फ्लड के थ्रू हुआ हो या सुनामीज के थ्रू हुआ हो या लैंडस्लाइड के थ्रू हुआ हो, दे कैन बी अगेन मेड एज अ मोटरेबल, दोबारा उनको मोटरेबल कर दिया जाता है। तो रोडवेज की कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कम होती है, किसी भी जगह बनाया जा सकता है, किसी भी टोपोग्राफिक लैंड पे बनाया जा सकता है।
जो कि रेलवेज के साथ कंपैरेटिवली इजी नहीं होता। अगर आपको रेलवेज हाई माउंटेनियस हिमालयन रीजन में बनानी है तो आपको पाथ आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, जबकि आप देखोगे कि हिमाचल है या उत्तराखंड या कश्मीर है, वहां पर आप पूरा माउंटेन्स को क्रॉस करके आप ऊपर वाले जो अपर रेजिडेंशियल्स जो पूरा सेटलमेंट है ह्यूमन, वहां आप जा सकते हो। तो वही चीज़ है, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन तो बहुत कम है, ये पॉइंट है। ये 5 मार्क्स में क्वेश्चन बोर्ड में आता है कि वाई रोडवेज बेसिकली आर बेटर accessible and better way of development rather than railways or any other mode of communication। यह क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि why in economy roadways are the better mode of communication and transport for the economic activities except railways। तो can traverse undelting and dissected area, किसी भी तरीके का कैसा भी टोपोग्राफिक एरिया हो, अगर आप रिवर भी है तो रिवर पे आप बेसिकली आप डैम जो आप ब्रिज है उसको डेवलप कर दोगे। जबकि अगर आप ये भी कह सकते हो कि सर रेलवेज का भी तो बन जाता है। हम बात वही कर रहे हैं, जो रेट ऑफ डेवलपमेंट, द टाइम ऑफ डेवलपमेंट वो अलग अलग होती है, ठीक है। अब हम बात करें कि दुनिया में अभी सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज हमारे पास आने वाला है उधमपुर के अंदर, जो कश्मीर वैली को कनेक्ट करेगा जम्मू से, तो वो हमारे पास आने वाला है। बट उसको बनाने में पिछले 5 साल लग रहे हैं ड्यू टू द हाइट। क्लियर। नाउ दिट कैन बी बिल्ड ऑन हायर माउंटेन रीजन्स, कहीं भी बनाए जा सकते हैं। स्मॉल टू मेगा कंस्ट्रक्शंस कैन बी डन ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। मेजर कनेक्टिंग नोड्स टू द पोर्ट एंड रेलवेज, शहरों को, छोटे शहरों को बड़े शहरों से जोड़ना, बड़ी कैपिटल्स को आपस में जोड़ना, कैपिटल से पोर्ट सिटीज, समुद्र तटीय जो शहर हैं उन्हें जोड़ना ताकि वहां से आगे भेज सकें। तो रोड सबसे बेसिक एंटिटी है कनेक्टिविटी की, सबसे बेसिक। एक छोटे गांव से लेकर शहर तक भी होगा। एक छोटे से छोटे गांव में आपको रेलवे नहीं मिलेगी, लेकिन छोटे से छोटे गांव में आपको रोडवेज कनेक्टेड मिल जाएंगे। तो एक्सपेंशन ऑफ रोडवेज आर मच वेयर इजियर देन रेलवेज, ठीक है। इसलिए तो हम देख रहे हैं कि चाहे हाई रीजन हो माउंटेनियस, चाहे बिल्कुल स्नो बाउंड माउंटेन्स हो जैसे बीआरओ का हम बात कर रहे थे, या पूरा हाई एल्टीट्यूड वाइज रीजन हो, रोडवेज को हर तरीके से एक्सेसिबिलिटी दी जा सकती है। क्लियर। नाउ अब बात करेंगे रेलवेज की। तो रेलवेज वो सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट मीन है जो कि रोडवेज के बाद सबसे इंपॉर्टेंट आता है। अब रेलवेज के प्लस में एक चीज आती है कि रेलवेज आर चीपर देन रोडवेज, क्योंकि अगर आपको एक साथ मालवाहक गाड़ी में आपको सामान भेजना है तो उसकी कॉस्ट आपको रोडवेज से ज्यादा नहीं लगेगी, क्योंकि रोडवेज में डीजल पेट्रोल का कंजम्पशन ज्यादा होता है, प्लस लैंड जो एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लैंड जो रूट होता है वो काफी ज्यादा नेविगेबल और लंबा उसको हम बोल सकते हैं। जबकि रेलवेज जो है वो शार्प डिस्टेंसेस क्रॉस करके कट करके बनाई सकती हैं। ऑल्दो द टाइम टेकन टू बिल्ड रेलवेज इज डेफिनेटली मोर देन रोडवेज, क्योंकि ट्रैक बिछाना, ट्रैक की फिजिबिलिटी देखना, उसको मेंटेन करना, इलेक्ट्रीफाइड करना, वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट इमेज है ये है हमारी फर्स्ट रेलवे जो भारत में चलाई गई थी थ्रू ब्रिटिशर्स 1853 में, जो कि मुंबई से थाने चलाई गई थी। थाने अब सब अर्बन एरिया हो गया है, मुंबई का ये सब टाउन हो गया है, पहले मुंबई से दूर था। 34 किलोमीटर डिस्टेंस का ये ट्रेन ट्रायल किया गया था। ये एक्चुअल फोटोग्राफ है, मुंबई टू थाने जो ट्रेन चलाई गई थी, फर्स्ट इंडियन रेलवे एवर। उसके बाद आज का जो स्वरूप हम देखते हैं इंडियन रेलवेज का बहुत बड़ा है। भारतीय रेलवेज 16 जोन में डिवाइडेड है, स्टेट्स में नहीं। रेलवेज अ सेंट्रल एंटिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग चलती है, सेंट्रल रेलवे मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग चलती है। 16 जोन्स हैं, जोन मतलब ऑन द बेसिस ऑफ ईस्ट वेस्ट साउथ। आपने अक्सर देखा होगा किसी रेलवे के कंपार्टमेंट पे जो बोगी जाती है मालवाहक गाड़ियों की रेलवेज की, आपने देखा होगा उस पर लिखा होता है दरे दक्षिण रेलवे, परे पश्चिम रेलवे, WCR वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे, CR सेंट्रल रेलवे, देन NER नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, ईस्टर्न रेलवे ER, ये आपने अक्सर देखा होगा, SER साउथ ईस्टर्न रेलवे। तो रेलवे को 16 जोन में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेसिबिलिटी। इनको वहीं के मंडल या जोन संभालते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि कोटा जो है वो वेस्टर्न रेलवे में आता है, तो वेस्टर्न रेलवे के अंदर पश्चिम मध्य रेलवे और उसका जोन्स के अकॉर्डिंग सिटीज उसके अंदर होती हैं, ठीक। इसके अलावा रेलवेज का क्लासिफिकेशन होता है 3 बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रैक्स। ट्रैक्स जो होते हैं, जो रेल की पटरी आपने देखी होगी, उसके बीच में डिस्टेंस जो आप देखते हो, उसके बेसिस पे उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। अभी भारत में सबसे ज़्यादा ब्रॉड गेज ही स्टैब्लिश है और ब्रॉड गेज ही बनाई जा रही है, जिसकी जो हम सब अभी यूनिवर्सली एक्सेस करते हैं, ट्रेन्स में जाते हैं। इसके अलावा सेकंड कैटेगरी होती है मीटर गेज। कई बार छोटे टाउन्स को कनेक्ट करने के लिए, या पुराने समय में जो राजा महाराजा थे उनके प्रांतों से छोटे छोटे रीजन्स पे जाने के लिए मीटर गेज की ट्रेन चलाई गई थी, जिनके पटरी का ट्रैक छोटा होता है। और इससे भी छोटा ट्रैक होता है नैरो गेज। आपने जो टॉय ट्रेन्स देखी हैं, चाहे दार्जिलिंग वाली, शिमला वाली हो, या ऊटी हो, मनाली, कोयम्बटूर या ऊटी वाली, वो मीटर गेज पे जाती है, उनका ट्रैक और छोटा हो जाता है। ट्रैक के आइडेंटिफिकेशन के बेसिस पे अगर हम रेलवे की बात करें तो 3 तरीके के ये होते हैं, ठीक है। उसको हम देख लेते हैं। जो सबसे ऊपर देख रहे हो आप, ये मीटर गेज है। आप देख सकते हो कि इंजन भी छोटा सा है, ठीक है, और ट्रैक्स भी बहुत छोटे हैं। यानी इस इंजन में तो आप इस कंपार्टमेंट में आप घुसोगे तो घुसते ही ट्रेन खत्म हो जाएगी।
देन यहाँ पर ट्रैक की साइज़ भी आप देख सकते हो, ठीक है। नैरो गेज अभी भी बहुत सारी जगह में चलती हैं, जैसे अंबाला में चलती है, एक राजस्थान में भी चलाई जाती है, मावली से लेकर पाली जिले तक। उसके अलावा आप देखोगे ग्वालियर का जो राज परिवार है वहाँ से श्योपुर मध्य प्रदेश में भी एक नैरो गेज चलाई जाती है, जो पूरा सिटी के बीच में से जाती है। जैसे आपने कोलकाता में ट्राम्स देखी होंगी जो शहर में चलती है, लेकिन वो 2 ही कंपार्टमेंट होते हैं, ऐसे ही ये आदिवासी जनबाहुल क्षेत्रों से निकलती है। उदयपुर राजस्थान में से भी एक मीटर गेज जाती है, सेम ऐसी, ठीक है। ये आप मीटर गेज देख रहे हो, इसके भी ट्रैक की डिस्टेंस कम है, ये भी कंपार्टमेंट छोटे होते हैं। जो एक्चुअल ट्रेन हमारी अभी नेविगेट हो रही हैं वो है हमारी ब्रॉड गेज, जो इस तरीके से आप देखते हो, ठीक है। तो ये जो गेज यानी जो पटरी है उसको आप समझ सकते हो कि ट्रैक के बीच का डिस्टेंस ब्रॉड गेज में 1.76 मीटर। देन जो आप मीटर गेज देखते हो, मीटर गेज बेसिकली होती है आपकी 1000 मीटर, और उसके अलावा मिलीमीटर जो आप नैरो गेज देखते हो वो है 0.762 मिलीमीटर, ठीक है। यानी कि इतना कम डिस्टेंस जो है उसके अंदर होता है ट्रैक के अंदर। वो आप यहां से भी देख सकते हो, ट्रैक के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ट्रैक्स अब बेसिकली हर जगह नैरो गेज और मीटर गेज को कन्वर्ट करा जा रहा है ब्रॉड गेज में, ताकि कम्युनिकेशन ईजी हो, पैसेंजर्स का जो काउंट है वो ज़्यादा हो, और उनकी जो पुराने इतने सालों की पुरानी जो वो है हेरिटेज ट्रेन जो आप देखते हो वो खत्म की जाए, ठीक है। तो इंडियन रेलवे को 16 जोन में डिवाइड किया गया है, ठीक है। रेलवेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन हमारे देश में है वो टोपोग्राफी, इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट से है। जैसे कि जितना भी आप ट्रैक आज देख रहे हो, लगभग 90% ट्रैक ब्रिटिशर्स के द्वारा बिछाया जा चुका था जब इंडिया में रेलवेज एक्सपैंड हुई थी। तो ऐसे रीजन्स में आपको ट्रेन ज़्यादा मिलेंगी जहाँ से इकोनॉमिक जो एस्पेक्ट्स की चीज़ें हैं वो जल्दी ज़्यादा आती हैं। जैसे जूट वाला वेस्ट बंगाल बिहार से, राइस का जो आप देखोगे असम से, वहाँ से कॉफ़ी या टी, या आप साउथ में देखोगे तो जितनी स्पाइसेस हैं, यानी ऐसी जगह जैसे आप देखोगे माइंस जो है वो सेटल्ड है छोटा नागपुर, तो बिहार यूपी के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लैट लेन है, तो ट्रैक्स बिछाना भी आसान था, जंगल भी कम थे तो फटाफट बिछा दिया। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में आप देखोगे बहुत डेंस फॉरेस्ट है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में कोई रेलवे लाइन नहीं है एक्सेप्ट इन असम, असम तक ही रेलवे लाइन है, और रिसेंटली अरुणाचल तक रेलवे लाइन बनाई जा रही है। आप राजस्थान में देखोगे तो थार डिजर्ट में, जैसलमेर, बाड़मेर में बहुत कम रेलवे एक्सपेंशन है। ज़्यादातर राजस्थान में रेलवे एक्सपेंशन साउथ ईस्टर्न साइड पे ही है, जहाँ पर कोटा ब्रॉड गेज में सबसे पहले आने वाला एक शहर बना था। ऐसे ही अगर आप साउथ में जाओगे तो केरला में कोस्टल रीजन्स हैं, सिंगल लाइन है, समुद्र तटीय रेखा के साथ आप देखोगे कि रेलवे ट्रैक्स बिछाए गए हैं, तो वहाँ पे लिमिटेड है। तो बेसिकली रेलवेज का एक्सपेंशन बिलोंग करता है बेसिकली ज्योग्राफिकल रीजन को, कैसा ज्योग्राफिकल रीजन है। देन जैसे कि नॉर्दर्न प्लेन बहुत वास्ट है, यानी यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और असम तक काफ़ी डेंस रेलवे का नेटवर्क है उस रीजन में, ठीक है। देन डेंसिटी इन द रिच एग्रीकल्चर रिसोर्सेज प्रोवाइडेड द मोस्ट फेवरेबल कंडीशन। देन हिली एरिया में आप देखोगे हिमाचल में कोई रेलवे एक्सपेंशन नहीं है ब्रॉड गेज, कालका तक ट्रेन जाती है, उसके बाद टॉय ट्रेन जाती है मीटर गेज की। जम्मू कश्मीर में रिसेंटली श्रीनगर को जोड़ा गया है, जो आपका आप देखोगे जम्मू तक ट्रेन है, ट्रैक है, उसके बाद श्रीनगर तक अब कटरा होते हुए ट्रेन की लाइन बनाई गई है, अब बनाई गई है, इतने सालों से नहीं थी। देन द हिमालयन माउंटेन रीजन्स, वहाँ पर भी सिक्किम में आप देख लो कोई ट्रैक नहीं है, कोई रेलवे का एक्सपेंशन नहीं है। तो आज भी टोपोग्राफिकल या डेवलपमेंट ऑन टर्म्स ऑफ रेलवे इज स्लोअर देन रोडवेज। रोडवेज आज भी हर जगह बनाया जाता है, बेसिक है, क्लियर। देन हम बात करते हैं एक और मोड ऑफ कम्युनिकेशन का, वो है पाइपलाइंस। अब आप बोलोगे सर पाइपलाइन का क्या यूटिफिकेशन है, तो आप अक्सर देखते हो कि पाइपलाइंस का यूज किस लिए करते हैं। पानी के लिए पाइपलाइन करते हैं, घर में जो पाइप आ रहा है वो पानी के लिए। अगर आप सोचो कि पानी आपको कहीं से भर के लाना होता रोज के लिए, तो आप क्या अनलिमिटेड क्वांटिटी में ला सकते थे? नहीं, आप दिन भर के 10-25 जो कंटेनर्स है भर के लाते, उसको यूज करते। क्योंकि पाइपलाइन से आपके घर में पानी आ रहा है, रेगुलर सप्लाई हो रही है, टाइमली हो रही है, और आपको आसानी से पानी मिल रहा है। अगर क्रूड, पेट्रोलियम, गैस, ये वो लिक्विड हमारे मिनरल्स हैं जिनको एक जगह से दूसरी जगह हम किसी एक ट्रक के अंदर या ट्रेन के 50 कंटेनर्स के अंदर रख के लाएंगे, तो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बार बार बढ़ेगा, ठीक है, उसका जो क्वांटिटी है वो कम आएगा। तो इसीलिए क्या करते हैं, हम पाइपलाइंस बिछाते हैं, या तो ज़मीन के अंदर बिछाते हैं पाइपलाइन, या ज़मीन के ऊपर बिछाते हैं। बेसिकली जो गैस है या पेट्रोलियम है, इनकी पाइपलाइन ज़मीन के अंदर ही बिछाई जाती है। जैसे कि गेल, आप जानते हो, जो गेल एक पब्लिक सेक्टर है जिसका काम है गैस के कनेक्शन को बढ़ाना। यहाँ आप जो ये नेटवर्क देख रहे हो, जैसे कि कांडला से आप देख रहे हो कि जोधपुर, अजमेर, ठीक है, देन पोरबंदर से आप देख रहे हो, देन आप यहाँ देख रहे हो भरूच से, या अंकलेश्वर जो सबसे बड़ा गैस हब है भारत में, गैस जहाँ से निकलती है, या मुंबई से आप देख रहे हो। तो जो ये गैस पाइपलाइन है, 3 ऐसी पाइपलाइन है भारत में जिनका गैस डिस्ट्रीब्यूशन का काम है, पेट्रोलियम, लिक्विड क्रूड ऑयल का काम है। अगर आप यहाँ देखोगे दिग्बोई
या तिनसुकिया से जो पेट्रोलियम निकल रहा है वो डिब्रूगढ़ होते हुए, नुमलसिक होते हुए, गुवाहाटी होते हुए बरूनी बिहार तक आ रहा है और हल्दिया तक जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ गैस पाइपलाइंस बिना किसी इंटरप्शन के एक जगह से दूसरी जगह, अगर किसी जगह पर ऑयल निकल रहा है, मान लीजिए बाड़मेर में अगर ऑयल निकल रहा है या जोधपुर में ऑयल निकल रहा है, तो उसको बिना किसी जिसको हम बोल सकते हैं इंटरप्शन के एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, तो पाइपलाइन स्पेशली लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल या गैस के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन हाई होती है जब उसको बिछाया जाता है, लेकिन इट विल बी फ्रूटफुल इन दी अपकमिंग ईयर्स कि लगातार उसका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो जस्टिफाई होता है। 3 बड़ी गैस पाइपलाइन भारत में जो सबसे पहली और सबसे बड़ी वो हम बात करते हैं। हजारिया विजयपुर गैस लाइन 70-100 किलोमीटर, ये मैंने बताया था जब हमने मिनरल्स वाला चैप्टर पढ़ा था। हजारिया इन गुजरात कनेक्ट्स जगदीशपुर इन उत्तर प्रदेश वाया विजयपुर इन मध्य प्रदेश, और इसी का एक लिंक कोटा में भी है जहाँ गैस बेस्ड प्लांट जो है बनाया जाता है, गैस आधारित बिजली बनाई जाती है कोटा में, इसी लाइन का एक्सटेंशन है। ठीक है, देन दूसरा आप देखोगे फ्रॉम सलिया इन गुजरात टू जालंधर इन पंजाब विद विरमगढ़ एंड ऑयल फील्ड्स असम में जो हम देख रहे थे, अभी बात करी थी हमने तिनसुकिया, कानपुर उत्तर प्रदेश, गुवाहाटी, बरौनी और इलाहाबाद तक इसकी ब्रांचेस आती हैं। ठीक है, तो गैस पाइपलाइन ज्यादातर अंदर बिछाई जाती है ताकि बिना इंटरप्शन के किसी भी तरह का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या मेंटेनेंस कम हो, और एज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन पाइपलाइंस भी यूज होती हैं। ठीक है, ये बात हुई उसकी। अब एक और नया जो एक भारत में इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए एक नया आइडेंटिफिकेशन किया जा रहा है रूट का, वो है वाटरवेज। वाटरवेज भारत से बाहर के जाने वाले देशों के लिए तो ओपन है ही, जो भी हमारे ओशंस हैं वो तो फ्रीली है ही कि ओशन से तो हम जा ही सकते हैं, भारत की जो कोस्ट लाइन है, जो तटीय रेखा है, उससे तो हम जा ही सकते हैं। लेकिन भारत के अंदर क्या कोई ऐसी रिवर है या कोई बड़ी माइटी रिवर है जिसमें 12 महीने पानी रहता हो, पेरेनियल रिवर है, विच कैन बी यूज एज अ ट्रैवर्स, विच कैन बी यूज एज अ inland waterway to basically locate one place to another place and can be also act as a goods carrier, जो goods carrier के लिए यूज हो सके, and also as a basis of transportation of people। सबसे cheapest mode of transportation waterways होता है, क्योंकि एक तो किसी ईंधन के ऊपर आधारित ज्यादातर नहीं होता है या कोल बेस ज्यादा नहीं होता है, या किसी भी तरह के पेट्रोलियम या डीजल को यूज नहीं कर रहा। बेसिकली कई बार आप इसको जब यूज करते हो, ठीक है, हम उसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वो कम होती है, क्योंकि एक शिप में, एक जहाज में बहुत सारा माल आप एक साथ लाके जा सकते हो। ठीक है, एक रिवर में आप नेविगेट कर सकते हो। क्वेश्चंस बहुत बार आता है इसका। भारत का सबसे पहला वाटरवे बनाया गया है गंगा रिवर पे। जैसा आप देख सकते हो कि गंगा यमुना ये वो 2 बड़ी माइटी रिवर्स हैं जो भारत के बहुत बड़े मुख्य शहरों से निकलती हैं। तो इलाहाबाद से हल्दिया वेस्ट बंगाल तक, इलाहाबाद टू हल्दिया 1620 किलोमीटर का सीधा नेविगेबल रूट है, जो यूपी, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल से होकर गुजरता है, जिसमें अलग अलग इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हैं। अलग अलग इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स का आइटम रख के सीधे सीधे पोर्ट सिटी हल्दिया तक पहुंचाया जा सकता है, जहां से बाहर दूसरे देशों को आसानी से इसको भेजा जा सकता है। तो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है वाटरवे। भारत में, बुक में नहीं दिया हुआ फिर भी बता रहा हूं, भारत में इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये इनलैंड वाटरवेज डेवलप करती है, IWAI। ठीक है, एनसीईआरटी में नहीं दिया है, नॉलेज के लिए बता रहा हूं। इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया IWAI, जैसे NHAI है, NHAI, वैसे ही इनलैंड वाटरवेज भारत के अंदर में रिवर्स के अंदर डेवलप होने वाले जो वाटरवेज हैं उसको, तो जैसे NH1 होता है वैसे ही NW1 नेशनल वाटरवे 1 इलाहाबाद टू हल्दिया गंगा रिवर पे 1620 किलोमीटर। अब यहाँ क्वेश्चन 3 तरीके से आता है कि नेशनल वाटरवे 1 इज ऑन विच रिवर? गंगा। द डिस्टेंस ऑफ नेशनल वाटरवे 1 इज 1620 किलोमीटर। द नेशनल वाटरवे 1 इज स्टार्टेड फ्रॉम विच पॉइंट टू विच पॉइंट? हल्दिया, इलाहाबाद टू हल्दिया, एंड इलाहाबाद इज इन उत्तर प्रदेश, हल्दिया इज इन वेस्ट बंगाल। ठीक है, नाउ नेशनल वाटरवे 2 ये पूरा असम के अंदर ही आता है। असम में सादिया टू डुबरी, आप देख सकते हो यहाँ पर असम में अरुणाचल, ये पूरा ऊपर अरुणाचल चला जाता है। सादिया अरुणाचल से ब्रह्मपुत्र रिवर के अंदर है डुबरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर है ये पूरा, क्योंकि ब्रह्मपुत्र एक माइटी रिवर है। ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर 891 किलोमीटर का पूरा डिस्टेंस है ऑन द ब्रह्मपुत्र रिवर, सादिया टू डुबरी 891 किलोमीटर। असम, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल और मेघालय के छोटे छोटे इंडस्ट्रियल रीजन्स को ये जोड़ता है। नाउ नेशनल वाटरवे 3, अब देखो ऐसा नहीं कि कई बार रिवर इतनी ऑटोमेटिकली इतनी डेवलप है कि उसमें आसानी से नेविगेबल हो जाए। कई बार कैनल्स के सिस्टम को जोड़कर, नहरों को बनाकर, जैसे कि सुएज कैनल आप देखते हो जो रेड सी और मेडिटेरियन सी को जोड़ती है, पनामा कैनल आप देखते हो जो मैक्सिको और अमेरिका के बीच, जो साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के बीच में, तो कई बार कैनल्स की मदद से भी वाटरवेज डेवलप किए जाते हैं। अब यहाँ पर देखोगे आप नेशनल वाटरवे 3 केरला के अंदर आता है, 205 किलोमीटर का,
कोलम से कोट्टापुरम डिस्ट्रिक्ट तक, ठीक है। तो केरला के अंदर नेशनल वाटरवे 3 है। आपने अक्सर फोटोज देखे होंगे, मूवीज में देखा होगा या इमेजेस में देखा होगा, केरला के अंदर बोट हाउस का कॉन्सेप्ट होता है। लोग बोट हाउस में रखते हैं, टूरिस्ट जाते हैं उसमें रुकते हैं बोट हाउस में, घर की तरह होता है बोट हाउस। केरला के छोटे छोटे प्रांतों से या डिस्ट्रिक्ट से होकर निकलती है, वहाँ की छोटी छोटी इनलैंड रिवर्स के थ्रू, वही सिस्टम को यहाँ डेवलप किया गया, ठीक है। नेशनल वाटरवे 4 ये देखो आप, काकीनाडा से कृष्णा गोदावरी के स्ट्रेच से पुडुचेरी तक, यानी कि तमिलनाडु तक बनाया गया है। यानी जो डिस्टेंस यहाँ से क्रॉस करना था लंबा, उसको कैनल्स के माध्यम से, कोस्टल तटीय क्षेत्रों के माध्यम से पहुंचाया गया। गोदावरी कृष्णा कैनल्स 178 किलोमीटर लॉन्ग। देन नेशनल वाटरवे 5, नेशनल वाटरवे 5 जो है वे ब्राह्मणी डेल्टा जो है ये उड़ीसा के अंदर, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे जो उड़ीसा और महानदी का डेल्टा है, ये महानदी डेल्टा उड़ीसा के अंदर और ब्राह्मणी रिवर का जो डेल्टा है उसके अंदर नेविगेट किया गया है। यानी 588 किलोमीटर का जो एरिया है, पूरा रूट है, वो डेवलप किया गया है ब्राह्मणी डेल्टा कैनल्स इन दी बेसिकली उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। इसके अलावा बुक में नहीं दिया एनसीईआरटी में, पर नॉलेज के लिए बता दूं, जो नेशनल वाटरवे 6 है वो डेवलप हो रहा है बराक रिवर में। बराक रिवर वो रिवर है जो मिजोरम और मणिपुर के बीच में सीमा बनाती है नेचुरल, और ये बराक रिवर का 121 किलोमीटर का जो एरिया है ये नेशनल वाटरवे 6 बनने वाला है। तो इस तरीके से नेशनल वाटरवेज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और ये जो वाटरवेज हैं इनकी यूटिलिटी ये है कि शिप्स के इनके सहारे अंदर नेविगेट करके आप जा सकते हो। नर्मदा पे भी एक वाटरवे अभी बनाया जा रहा है जिसका माइटी रिवर है। इसके लिए जरूरी है पानी अवेलेबिलिटी, यानी वाटर अवेलेबिलिटी विद द होल ईयर एंड द रिवर शुड बी पेरिनियल, वो इसके लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं हमारे कंटेंट के लास्ट सेक्शन पे, जो है हमारे पोर्ट सिटीज। अब जब हमने बात पढ़ी ली है कि रोडवेज से जो डेवलपमेंट है वो आता है पोर्ट सिटीज पे, पोर्ट सिटीज तक रेलवेज, आपने अक्सर देखा होगा रेलवेज जो है वो हार्बर्स के थ्रू लास्ट तक पहुंचती हैं और वहाँ अपने कंटेनर्स उतारते हैं और कंटेनर शिप में लोड होते हैं। तो भारत वो डेवलप्ड एक कंट्री है इन टर्म्स ऑफ पोर्ट्स। भारत एक वो बहुत ही अच्छा देश है जहाँ पर उसको लैंड एरिया के साथ साथ ओशन के अंदर भी नेविगेशन या अपने एक प्रभाव से अपना रूट डेवलप करने का एक सौभाग्य मिला है। यानी जितना भी आप जापान, साउथ कोरिया या इंडोनेशिया, मलेशिया इनके इन्वेस्टमेंट भारत में देखते हो, या वो कंट्रीज जो लैंड लॉक्ड है उन कंट्रीज के इन्वेस्टमेंट आप भारत में देखते हो, उसका मुख्य कारण ये है कि भारत के पास नेचुरल हार्बर्स हैं, नेचुरल पोर्ट्स हैं उसके ईस्टर्न कोस्ट पर और उसके वेस्टर्न कोस्ट तक, ठीक है। हमारे पास ऐसे बड़े शहर भी हैं इन कोस्ट पे जो कि पोर्ट सिटीज के थ्रू डेवलप हैं, और इनका यूटिलिटी क्या है कि एक जगह से दूसरे जगह तक सामान जो है, एक कंट्री से दूसरी जगह तक जो गुड्स हैं, जो इकोनॉमिक प्रोड्यूस है, वो आप तुरंत भेज सकते हो। किसी दूसरे देश पे हमारी डिपेंडेंसी नहीं है, क्योंकि आप बहुत लॉजिक है, अगर आप विमान से या एयरप्लेन से आप भेजोगे वो कम टाइम में तो पहुंच जाएगा लेकिन बहुत लिमिटेड क्वांटिटी होगी। वहीं एक शिप जो एक बड़ा मालवाहक जहाज है जो 70,000 टन का है, जिसपे 2,000 कंटेनर लोड होके जाते हैं, एक ट्रेन के ऊपर 50 कंटेनर्स होते हैं, जो आपने देखे होंगे अक्सर कंटेनर जो होते हैं बड़े बड़े जो शिप्स के थ्रू आते हैं। तो जब एक ट्रेन पे 50 कंटेनर की कैपेसिटी है तो आप सीधे सीधे समझ जाओ कि जब 7,000 8,000 कंटेनर एक शिप पे लोड होके आते हैं तो ट्रेन यानी कि पूरी की पूरी आप मान लो 10 से 15-20 ट्रेन उसके अंदर पूरा माल उसमें लेके जा रही है। तो कितना इंपॉर्टेंट हो जाते हैं पोर्ट। अब क्वेश्चन आते हैं पोर्ट्स के ऊपर। कैसे? कांडला गुजरात के अंदर वो पोर्ट है जो सबसे पहले डेवलप हुआ था, और जब पाकिस्तान के साथ हमारा बंटवारा हुआ तो कराची हमारा पहला पोर्ट था भारत का जो बहुत इंडिपेंडेंटली बिल्ड था। लेकिन कराची क्योंकि पाकिस्तान में चला गया तो कराची के बाद हमने डेवलप किया कांडला। कांडला एक टाइडल पोर्ट है, टाइड्स के थ्रू डेवलप हुआ। यहाँ शिप्स की हार्बरिंग बहुत ईजी होती है, आसानी से आ जाते हैं, उनको एंकर कर दिया जाता है, माल उतार लिया जाता है। कांडला का नाम अभी दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट हो चुका है, ये ध्यान रखें, दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट रिसेंटली बदला है 2016 में, और इसको कांडला पोर्ट के साथ, अब जगह तो कांडला ही है जहाँ ये है, गुजरात में है, और दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट इसको कहा जाता है। उसके बाद वेस्टर्न कोस्ट पे जो दूसरा इंपॉर्टेंट पोर्ट है वो है मुंबई। मुंबई एक नेचुरल पोर्ट है। नेचुरल क्यों? क्योंकि ये नेचुरल मतलब कि समुद्र तटीय क्षेत्र पे सटा हुआ शहर है, सीधे सीधे यहाँ पर जो है बड़े शिप्स को सेल किया जा सकता है, लाया जा सकता है। और ये जो पोर्ट है मुंबई का सबसे हैवी इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, यानी जो वॉल्यूम, जो व्यापार यहाँ से जाता है, जितना आइटम यहाँ से पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट किया जाता है सबसे ज्यादा है, ठीक है। मुंबई का ही लोड कम करने के लिए बनाया गया था JNPT, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, आर्टिफिशियल पोर्ट, उसी के आगे डेवलप किया गया ताकि जो आधा वर्किंग है माल जो है वो वहां पर स्टॉक किया जा सके। देन मार्मगोवा, ये है आपका गोवा के अंदर, गोवा में पोर्ट आता है मार्मगोवा, यहाँ देखोगे आप तो मार्मगोवा गोवा में है, और यहाँ से महाराष्ट्र से और गुजरात से जितनी माइनिंग होती है आयरन ऑर की,
वो सारी आयरन और की माइनिंग इसी गोवा के पोर्ट से दूसरे देशों को भेजी जाती है, ठीक है। देन मैंगलोर पोर्ट इन कर्नाटका, कुदेरमुख माइन से, जो हमारा आपने पढ़ा होगा कर्नाटक में कुदेरमुख माइन जो सबसे बड़ी आयरन और रिजर्व है, वहां से निकलने वाला सारा आयरन मार्मोगोवा पोर्ट से ही एक्सपोर्ट किया जाता है दूसरे देशों को। देन कोचिन, कोचिन जो है वो रिवराइन और ओशन से बना हुआ डेल्टा जो है पोर्ट है। कोची पोर्ट जो है ये इस्तेमाल किया जाता है मालाबार जो आप देखोगे जितना भी रूट होता है नीचे सेशल्स या मॉरिशस या मालदीव्स की तरफ जितना भी ट्रेड जाता है वो कोचिन पोर्ट से हैंडल किया जाता है। देन ईस्टर्न साइड पे आए तो टुटिकोरियन, टुटिकोरियन एक ऐसा पोर्ट है जो कि नेचुरली डेवलप हुआ है, ये लगून पोर्ट है। साथ ही साथ यहाँ से जितना भी मिडिल ईस्ट कंट्रीज जो है सॉरी जो साउथ ईस्ट कंट्रीज जो है लाइक इंडोनेशिया, ठीक है, मलेशिया, वो सारा ट्रेड टुटिकोरियन से हैंडल किया जाता है। तमिलनाडु का ही दूसरा इंपॉर्टेंट पोर्ट है चेन्नई, जो कि अनदर एक नेचुरल पोर्ट है, आर्टिफिशियली इसको डेवलप किया गया है। और मुंबई के बाद सेकंड हाईएस्ट वॉल्यूम ऑफ ट्रेड हैंडल करता है चेन्नई। यानी चेन्नई में आप देखोगे बहुत सारे ऑटोमोबाइल प्लांट्स हैं, बाइक के प्लांट्स हैं, तो सारा जो एक्सपोर्ट होता है या इंपोर्ट होता है वो शिप्स के थ्रू चेन्नई पे आता है। तो आप देखो कितना इंपॉर्टेंट हो पूरा एक सिस्टम है हमारे देश का कि छोटे छोटे टाउन्स जो है वो रोडवे से कनेक्टेड है, उसके बाद रेलवे से हर एक पोर्ट कनेक्टेड है। यानी इसीलिए तो हम कह रहे हैं ना लाइफ फॉर इंडियन इकोनॉमी। क्यों कह रहे हैं? जितना प्रोड्यूस एग्रीकल्चर है, मैन्युफैक्चरिंग है या आर्टिक्राफ्ट है या हैंडीक्राफ्ट है, हर एक प्रोडक्शन किसी ना किसी वे ऑफ कम्युनिकेशन के थ्रू कनेक्ट होके जा रहा है, ठीक है ना। विशाखापट्टनम, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है? विशाखापट्टनम इज द डीपेस्ट लैंडलॉक पोर्ट। डीपेस्ट लैंडलॉक मतलब कि जो इसकी लोकेशन है वो बे या कोस्ट की जैसी, यानी विशाखापट्टनम पोर्ट अंदर है, यानी शिप्स की सेलिंग अंदर की तरफ होती है, दोनों साइड से ये सिटी से घिरा हुआ है। डीपेस्ट लैंडलॉक पोर्ट, ये क्वेश्चन याद रखना, ये आता है। डीपेस्ट लैंडलॉक पोर्ट कौन सा है? विशाखापट्टनम। कहाँ? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। देन पारादीप, पारादीप इन उड़ीसा, उड़ीसा के अंदर, ये सब मैंने लिखा हुआ है पास की टेबल में तो आप देख सकते हो। पारादीप इन उड़ीसा, उड़ीसा से जितनी आयरन और की माइनिंग होती है वो जापान को या साउथ कोरिया को एक्सपोर्ट पारादीप पोर्ट से ही होती है। देन कोलकाता इन वेस्ट बंगाल और हुगली, दो पोर्ट हैं। कैलकाटा का जो पोर्ट है, कोलकाता जो पोर्ट है, कोलकाता एक टाइडल पोर्ट है, रिवराइन पोर्ट है। रिवराइन क्यों? क्योंकि हुगली बेसिकली यहाँ रिवर जाती है, ठीक है। कैलकाटा के पास हुगली रिवर के थ्रू बना हुआ है रिवराइन पोर्ट है। और हल्दिया कैलकाटा का लोड कम करने के लिए जेएनपीटी की तरह ही बनाया हुआ दूसरा आर्टिफिशियल पोर्ट है। तो ये हुगली रिवर के ऊपर कोलकाता पोर्ट है और हल्दिया एक और पोर्ट यहाँ पर आ जाता है जो इन सभी पोर्ट्स को कनेक्ट करता है। बेसिकली इनको पूरा जो कनेक्टिविटी है वो यहाँ से मिलती है। तो इस तरीके से जो हम पोर्ट सिटीज का इस्तेमाल देख रहे हैं वो क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि पोर्ट सिटीज इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि जितना रेलवे का नेटवर्क है वो पोर्ट से जुड़ता है, रेलवेज का जो सारा नेटवर्क है वो शहरों से जुड़ता है, और रेलवेज तक के लिए जो मालवाहक चीजें हैं वो छोटे छोटे ग्राम या छोटे शहर या छोटी कंट्रीज, ये सब लाके वहां पर ट्रावर्स करती है, उन्हें जोड़ती है, उन्हें एक्सेस करती है। तो जैसा कि इस पूरे मैप में आपने देखा, हमने यहाँ पर सभी बात करें भारत की जो कोस्ट लाइन है, ये क्वेश्चन भी आता है। कोस्ट लाइन क्या होती है? जो गुजरात से हम शुरू हो रहे हैं, ठीक है, ऐसे देखो, जो गुजरात से हम शुरू हो रहे हैं और उसके बाद जो भारत के समुद्र तटीय क्षेत्रों के साथ जहां तक हम चलना शुरू करें, यानी कांडला से शुरू होकर जो मैं गुजरात और पूरा मैं एक्सेसिबिलिटी करूं भारत को यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा 7516.6 किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन है। गुजरात वो स्टेट है जिसकी समुद्र तटीय रेखा भारत के किसी भी तटीय राज्य की, यानी जो कोस्टल रीजन है, कोस्टल स्टेट है, उससे सबसे ज्यादा लंबी है। यानी ये तो आपने अगर मूवी देखी हो, उसी में भी आता है, रईस की मूवी में भी शाहरुख खान बोलता है कि गुजरात की, हमारी मैडम ने सही पढ़ा था कि गुजरात की समुद्र तटीय रेखा सबसे लंबी समुद्र तटीय रेखा है। यानी इसको अगर मैं स्ट्रेच कर दूं गुजरात के मैप को, तो सबसे लंबी कोस्टल लाइन गुजरात की लगेगी। यानी गुजरात से सटा हुआ समुद्र भारत के समुद्र तटीय क्षेत्रों से लगे हुए राज्यों में सबसे लंबी सीमा को शेयर करता है। तो ये जो 7516 कोस्ट लाइन है, ये 12 मेजर पोर्ट्स को और छोटे मोटे 12 पोर्ट्स को नॉमिनेट करते हैं। 12 मेजर पोर्ट्स हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इसके साथ छोटे पोर्ट है हुगली और जेएनपीटी, और कांडला के साथ एक पोर्ट और है मुंद्रा पोर्ट, ठीक है। तो इस तरीके से ये तीनों सेक्शन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। स्टेज 2 के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 के लिए भी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, चलिए। विच पोर्ट इज ऑल्सो नोन एज दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट? किस पोर्ट को कहा जाता है? मार्मगोवा, मुंबई, कांडला और टुटिकोरिन। तो आंसर विल बी कांडला। अरेंज करें इन नेशनल वाटरवेज को इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी जिस वाटरवे के सबसे कम
किलोमीटर्स हैं उसे सबसे पहले रखें। तो ये थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है। तो अब इसमें लॉजिक कैसे लगाओगे? नेशनल वाटरवे 1 क्योंकि सबसे बड़ा है 1620 किलोमीटर, तो सबसे लास्ट में वो होना चाहिए। तो नंबर 1 कहाँ है? यहाँ है, ठीक है। तो लॉजिक से आपका ये आंसर यही बना गया, क्योंकि 1620 किलोमीटर है, सबसे बड़ा है, ठीक है, और ये सबसे लास्ट में है। तो क्योंकि और कहीं पर ये सीक्वेंस आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है, वरना मैं मैप तो दिखा ही सकता हूँ, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो है 1620 किलोमीटर, देन नेशनल वाटरवे 2 पीछे से आएगा नेक्स्ट, ठीक है, देन एनएच नेशनल वाटरवे 4। तो अब आप क्वेश्चन में देखो नेशनल वाटरवे 4 सेकंड सीक्वेंस में होना चाहिए, 4 है, ठीक है। चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लोकेशंस आर जॉइंड बाय द ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर? ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर में इनमें से कौन से एक्सटेंशंस मिलते हैं? तो सिलचर से पोरबंदर, यानी असम से गुजरात। रेल गेज, द रेल गेज विद द ट्रैक ऑफ 1.16 मीटर इज ब्रॉड गेज की होती है 1.16 मीटर, ठीक है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे सो कौन मेंटेन करता है? NHAI। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की बात हो रही है, CPWD तो सारे NH को जो है मेंटेन करती है, ठीक है। कुछ बोर्ड के क्वेश्चंस देख लेते हैं। विच फैक्टर्स अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ रेलवेज? तो हमने बात की थी टोपोग्राफी, यानी फिजिकल टोपोग्राफी। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ पाइपलाइन? कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन हाई होती है, लेकिन जो लिक्विड पेट्रोलियम से, जो लिक्विड फ्लूइड है, उस लिक्विड फ्लूइड को बहुत तेजी से ट्रेवर्स कर सकता है बहुत सारी जगहों पर। पेट्रोलियम, गैस या क्रूड ऑयल, इसके लिए पाइपलाइंस को बिछाया जाता है। Why roads are considered as a better way of communication other than railways? ये हमने बात की थी, क्योंकि कहीं भी बनाया जा सकता है, किसी भी तरीके की टोपोग्राफी पे बिल्ड किया जा सकता है, किसी भी तरीके के जो हाई हिल्स हैं या ओशंस हैं या रिवर्स हैं बनाया जा सकता है, किसी भी तरीके का जो इंक्लाइन स्लोप है उस पर डेवलप किया जा सकता है। वेस्टर्न घाट्स में आप देखो, ठीक है। देन गिव एन अकाउंट ऑफ मेजर सी पोर्ट्स ऑफ ऑल द इंडियन इंपॉर्टेंट सी पोर्ट्स, वो हमने अभी देखे थे कौन कौन से सी पोर्ट्स हमारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। Why are the means of transportation and communication called the lifelines of the nation of its economy? Because all the economic activities which is generated in an area, in a country, it is connected, it is transported by the means of communication like railways, roadways and waterways. तो उस according answer देना है। Write a note on the changing nature of international trade. International trade क्या होता है? दूसरी कंट्रीज के साथ जो ट्रेड कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, MNCs, मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ हम व्यापार कर रहे हैं, उनका जो प्रोडक्शन है इंडिया में आ रहा है, इंडिया का प्रोडक्शन इज गोइंग आउटसाइड दी वर्ल्ड एंड इंडिया गेटिंग फॉरेन एक्सचेंज रेवेन्यू फ्रॉम दिस। टूरिज्म एक तरीके का इंटरनेशनल ट्रेड है, जिसमें विदेशों से लोग आकर भारत में घूमते हैं, भारत में पैसा देते हैं। इट इज जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट, इट इज जनरेटिंग द इकोनॉमिक ऑफ इंडियन पीपल। तो बेसिकली जो पूरा एक्टिविटी है लाइफलाइन इकोनॉमी में, केवल कम्युनिकेशंस जो है वो अलग अलग मोड में होता है। अब जैसे हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो टेलीफोन, इंटरनेट, मोबाइल, मूवीज, भारत दुनिया में सबसे ज्यादा मूवीज बनाता है, ठीक है। तो ये सब क्या है? मोड ऑफ कम्युनिकेशन, जो कि बेसिकली इकोनॉमी लाइफलाइन को कनेक्ट करती है। कैसे? मूवीज हो गई या इंटरनेट हो गया या कम्युनिकेशन हो गया, ये हमारे जो भी एक्टिविटी है इकोनॉमिक, इसको बाहर लेके जाता है, तो ये जनरेट करता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज। क्लियर? तो ये पूरा जो इस चैप्टर में देखा वो हमारा कंसाइज वे में पढ़ा था हमने लाइफलाइन इंडियन इकोनॉमी। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर भी देखेंगे। तो ये था हमारा आज का चैप्टर लाइफलाइंस और इंडियन इकोनॉमी, और इसको ध्यान से पढ़ें, रिवाइज करें बोर्ड और एनटीसी दोनों के लिए। डू लाइक्स एंड सब्सक्राइब मोशन एजुकेशन फाउंडेशन का चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।